अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस सिंपली ईएमआई। क्या हुआ कि अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जब भी चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्यों जनरेट होता है? करंट की वजह से। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या करंट जनरेट होगा? ये एक थॉट हमारे ब्रेन में जनरेट हुआ उस टाइम जो लोग थे कि जब हमारे पास नेचर में सिमेट्री लाई करती है, तो जब हमारे पास करंट के मूवमेंट से मैग्नेटिज्म आता है तो मैग्नेटिज्म की वजह से भी करंट आना चाहिए था, बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिक रिलेशंस बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म। सो इसके लिए माइकल फेराडे और हेनरी ने एक्सपेरिमेंट्स किए। माइकल फेराडे जो था वो यूके के थे और हेनरी जो थे वो यूएसए के थे। तो दोनों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, इधर माइकल फेराडे कर रहा था, उधर हेनरी कर रहा था। तो दोनों ने कुछ रिलेशंस प्रिडिक्ट किए और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यस डेफिनेटली देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एंड इफ because of the current magnetism exists, so because of magnetism current can exist. So मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से अगर करंट या ईएमएफ जनरेट होता है तो इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कॉल करते हैं। और जो ईएमएफ जनरेट हुआ इसको बोलेंगे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो हमारे पास करंट जनरेट हुआ दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट। क्लियर? सो नोट डाउन द डेफिनेशन। द फिनोमिनन ऑफ जनरेटिंग EMF or current by changing magnetic field is called EMI. The EMF developed is called induced EMF and the current through circuit is called induced current. जरूरी नहीं है हर बार बेटा इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो। इंड्यूस्ड करंट तब जनरेट होगा जब हमारे पास सर्किट क्लोज्ड होगा। अगर सर्किट क्लोज्ड ही नहीं है तो फिर करंट कहां से जनरेट होगा? तब तो सिर्फ ईएमएफ ही जनरेट होगा। क्लियर? अब ईएमआई के जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, इसके जो एग्जांपल्स है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? जो हमारे डायनामोज होते हैं, जो हमारे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, जो पावर जनरेटर्स होते हैं। ये सारे के सारे ईएमआई बेस्ड है। आपके इंडक्शन प्लेट ये ईएमआई बेस्ड हमारे पास एक आपका इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर लाइट नहीं है तो कुछ नहीं है। जैसे आजकल ट्रेन के अंदर जो ब्रेक्स लगते हैं वो इंडक्शन ब्रेक्स होते हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत सारे फिनोमिना हमारे। आप ये कह सकते हो कि विदाउट ईएमआई देयर इज नो लाइफ। इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स की मैं बात करूंगा कि किसी मैग्नेट की वजह से करंट कैसे जनरेट होता है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो उन्होंने क्या किया, सपोज ये उन्होंने कॉइल ली और इस कॉइल के साथ उन्होंने गैल्वेनोमीटर फिक्स किया। ओके यस सर। ये कॉइल, तो उन्होंने क्या किया बेटा, एक बार मैग्नेट लिया और उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल मैग्नेट के सामने रखा। तो उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं हुआ। फिर उन्होंने बार मैग्नेट का साउथ पोल रखा, तब भी देखा तो कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो उनको लगा कि शायद ये एक्सपेरिमेंट फेल है। तो उन्होंने फिर क्या किया, इस बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आने की कोशिश करी। तो जब ये बार मैग्नेट मूव करने लगे कॉइल के पास, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ दिस बार मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स द कॉइल, सो देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में एक सडन डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉइल के अंदर करंट फ्लो हुआ, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तभी होगा जब कॉइल के अंदर करंट जनरेट होगा। क्लियर? जैसे ही इस मैग्नेट को आपने मूव कराना रोका तो डिफ्लेक्शन फिर 0 हुआ। उन्होंने ये देखा कि जो डिफ्लेक्शन था ये टेम्परेरी है और ये तब तक है जब तक बार मैग्नेट मोशन में है। इफ बार मैग्नेट is at rest, there is no deflection in galvanometer.
क्लियर? जब उन्होंने मैग्नेट को कॉइल से अवे किया, दूर लेके जाने लगे, जब नॉर्थ पोल को कॉइल से आप दूर ले जाने लगे, तो उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर में अभी भी डिफ्लेक्शन है, बट नाउ द डायरेक्शन ऑफ दिस डिफ्लेक्शन चेंजेस। अगर पहले डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में था, तो अब डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होने लगा। इट शोज करंट के फ्लो की डायरेक्शन भी चेंज होती है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। बार मैग्नेट जब पास आ रही थी तो करंट की डायरेक्शन कुछ और थी, जब बार मैग्नेट दूर जा रहा था तो करंट की डायरेक्शन कुछ और है। फिर उन्होंने क्या किया, नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल रखा, साउथ पोल रख के एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट सेम था, बट इस बार पूरा का पूरा रिजल्ट ऑपोजिट था। ऑपोजिट कैसे था? सपोज जब नॉर्थ पोल को आप यहाँ पे लेके आ रहे थे और अगर करंट की डायरेक्शन उनकी ये थी, तो जब साउथ पोल को लेके आ रहे थे तो उस टाइम करंट की डायरेक्शन इसकी उल्टी हो गई। बात समझ में आया? Yes, sir. तो ये पोल के ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रहा था कि डिफ्लेक्शंस जो है वो सिर्फ मैग्नेट के मूव करने की वजह से नहीं थे, ये डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर भी डिपेंड कर रहे थे कि कौन सा पोल मैग्नेट का कॉइल के क्लोज कर रहा है, उससे दूर जा रहा है। ठीक है? फिर उन्होंने देखा कि जितनी तेजी से मैग्नेट को आस पास लेके आ रहा है, जितनी तेजी से, तो जितना फास्टर मूवमेंट था, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी उतना ही लार्ज था। तो फास्टर द मूवमेंट, लार्जर विल बी द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। Yes, फिर sir. उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मैग्नेट को स्टेशनरी करते और अब कॉइल को मूव कराते हैं। जब मैग्नेट को स्टेशनरी करके कॉइल को मूव किया, तो उन्होंने देखा द सेम रिजल्ट एग्जिस्ट। सो यहां से उनको एक कंक्लूजन मिला, द मोशन ऑफ बार मैग्नेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द बार मैग्नेट इज इंपॉर्टेंट। कॉइल और बार मैग्नेट के बीच में जो रिलेटिव मोशन है, इट डज नॉट मैटर कि कॉइल मूव कर रही है या बार मैग्नेट मूव कर रही है, उनके दोनों का कंपैरेटिव मोशन दैट इज इंपॉर्टेंट। So if there is a relative motion, there is a magnetic induction. So first experiment ये था। क्लियर? तो इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को मैं क्या कॉल कर सकता हूं? आई कैन कॉल इट करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। मैग्नेट की वजह से करंट इंड्यूस का कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मैग्नेट की जगह पे कॉइल ली। उन्होंने क्या किया कि सपोज ये मेरे पास एक कॉइल है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया और इसके पास एक कॉइल और लगाई, और इस कॉइल के अंदर उन्होंने एक बैटरी लगाई। अब जब इस कॉइल में बैटरी लगाई है, तो बेटा इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो दिस कॉइल विल बिहेव लाइक अ डाइपोल, क्योंकि सर्कुलर लूप है, तो इसका एक एंड नॉर्थ की तरह ट्रीट करेगा, एक एंड साउथ की तरह ट्रीट करेगा। क्लियर? अब जब इसको इसके पास लेके आए, तो उन्होंने देखा सेम रिजल्ट एग्जिस्ट। लेकिन यहां पर उन्होंने कुछ चीज ऑब्जर्व की कि whenever there is a change in the current, only then deflection is produced. जब उन्होंने कॉइल को इसके पास लेके आए तो सडन डिफ्लेक्शन हुआ, तो इसका मतलब करंट की वजह से भी करंट जनरेट हुआ, क्योंकि यहां पर तो नॉर्थ और साउथ पोल का कोई मतलब नहीं था, यहां पे तो सिर्फ करंट था, और उसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस हुआ, तो करंट की वजह से करंट जनरेट हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट को मैं क्या कॉल कर सकता हूं? करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। तो मतलब उसमें ऑलरेडी करंट फ्लो कर रहा था, और जब हम उसको उसके पास लाए दूसरे वाले सॉकेट के पास, तो इतना इससे इंडक्शन में उन्होंने ये बोला कि सिर्फ मैग्नेट की वजह से करंट जनरेट नहीं होता। उन्होंने देखा कि जब हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी दूसरी कॉइल के पास लेके आते हैं, तब भी करंट जनरेट इंड्यूस हो रहा था। तो इसका मतलब, सो व्हाट इज द कॉज विच इज इंड्यूसिंग द करंट इन द सर्किट? सो मैग्नेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो उन्हें रिजल्ट मिला मैग्नेटिक फील्ड इज इंपॉर्टेंट। सो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से उनको क्या चीज मिली कि ये क्या हुआ कि जब ये कॉइल में करंट फ्लो किया तो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बना।
और जब ये कॉइल इसके पास जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस इसके थ्रू से पास होने लगी, और जब दूर जाने लगा तो कम फील्ड लाइंस पास होने लगी। सो मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज हो रहा है तो इंडक्शन ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट इस कंक्लूजन को लेके आए, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, रिलेटिव मोशन की वजह से क्या हो रहा था, रिलेटिव मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था। सो इफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, देयर विल बी इंडक्शन फिनोमिना। सो इंपॉर्टेंट इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, या मैं सीधा सीधा बोलूं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, अभी इन्होंने क्या किया, करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। अब वो क्या करने वाले हैं, यहां पर उन्होंने एक कॉइल ली, उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस करा और उस कॉइल को मूव कराया, कभी इधर कभी इधर। इस अब वो क्या कर रहे हैं, दोनों कॉइल को फिक्स रखते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। सो द एक्सपेरिमेंट 3, उन्होंने क्या किया, यही दोनों कॉइल थी, इसमें गैल्वेनोमीटर है, और जो दूसरी कॉइल ली उसने, उसमें इसके साथ एक की लगा दी। ठीक है बेटा। यस सर। अब दोनों कॉइल स्टेशनरी हैं, और एक चीज का और ध्यान रखना, उन्होंने क्या किया, दोनों कॉइल की एक्सिस कोएक्सियल कर दिया उनको, कॉइल को कोएक्सियल करने से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा आना जाना शुरू करेगा। तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि जैसे ही इस की को उन्होंने प्रेस किया तो जो कॉइल थी उस कॉइल के अंदर एक हल्का सा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ। तो इसका मतलब इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हुआ। लेकिन हाँ बेटा, सर ये दोनों इस कॉइल को इन्होंने फिक्स कर दिया जिसमें की थी। दोनों कॉइल स्टेशनरी हैं, लिख देता हूं मैं, ओके सर। दोनों कॉइल स्टेशनरी है। तो उसने क्या किया, जैसे ही इस कॉइल, इसको मैं कॉइल को, इसको C1 कॉल कर देता हूं, इसको कॉइल को C2 कॉल कर देता हूं। उसने कॉइल C2 की को प्रेस किया तो कॉइल C2 में करंट फ्लो किया। तो उसने देखा कि कॉइल C1 में जो गैल्वेनोमीटर है उसमें एक हल्का सा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, बट इमीडिएटली गैल्वेनोमीटर कम्स एट रेस्ट। मींस जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो वापस 0 आ गई, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ फिर 0 पे आ गई। फिर उन्होंने क्या किया, की को प्रेस किए रखा, तो उन्होंने देखा देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। फिर उन्होंने क्या किया, की को जैसे रिलीज किया, इमीडिएटली फिर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, और कुछ टाइम बाद फिर 0 हो गया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसका मतलब यह हुआ कि व्हेन देयर इज नो मोशन बिटवीन द कॉइल्स, स्टिल देयर इज इंडक्शन। सो पहले जो दो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन लिया कि बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन देयर इज इंडक्शन फिनोमिना, तो वो यहां पर फेल हो गया। उन्होंने बोला नो, रिलेटिव मोशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर तो दोनों कॉइल स्टेशनरी हैं, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल्स, स्टिल मैग्नेटिक फील्ड, स्टिल करंट इज जनरेटिंग। सो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? जैसे ही की को प्रेस किया, डिफ्लेक्शन हुआ, फिर 0 हो गया। फिर की को ऑन करके रखा, करंट फ्लो करता जा रहा है, उसके बावजूद डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। जैसे ही की को रिलीज किया, करंट को 0 हुआ, फिर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो उन्होंने देखा कि इसका मतलब यह हुआ कि करंट जब फ्लक्चुएट कर रहा था, मींस जैसे ही की को प्रेस किया तो करंट एकदम से तो फिक्स नहीं होता। पहले करंट क्या होता है, इस तरीके से बढ़ता है ना, आपको बताया था, ग्रेजुअली ऐसे बढ़ता है फिर सैचुरेट हो जाता है। और जब करंट रिड्यूस होता है तो फिर वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू से 0 आके फिर इस तरीके से 0 जाता है। तो उन्होंने देखा कि ये होता है हमारे पास स्टेडी स्टेट, और ये क्या होता है, ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट मींस द करंट इज वेरिंग, करंट धीरे धीरे 0 से इंक्रीज हो रहा है, और जब हमारे पास 2 एम्पियर 3 एम्पियर आया, वहां पे आके फिक्स हो गया। सो द मोमेंट व्हेन दिस करंट इज इंक्रीजिंग,
from 0 to this value. So the current is changing. If the current is changing, so the magnetic flux is changing. So magnetic flux is changing, so magnetic induction is there. When the current becomes fixed, means steady state, so the magnetic flux changes 0. Now the induction is 0. Same is here. When key is released, so from maximum to minimum, there is again a transient state. Magnetic flux is changing, so the induction is generated. So as the current becomes 0, again no flux is changing, so magnetic induction stops. So the final conclusion after the 3 experiments is the change in magnetic flux, that is important. और मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पढ़ा है, phi b is equals to b dot a, means ba cos theta. So अब magnetic flux is responsible for magnetic induction. This is the conclusion after these 3 experiments. अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से जब फेराडे को ये ऑब्जर्व हो गया कि अच्छा ये रीजन थे, तो इसके बाद उन्होंने अपने लॉज दिए और उन लॉज को कहा गया फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो उन्होंने 2 लॉज दिए. तो फर्स्ट लॉ था एक और फिर सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि इंडक्शन कैसे आता है, सेकंड लॉ हमें बताता है उसकी अमाउंट को. देखियो कैसे होता है. तो पहली चीज तो क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक इंडक्शन इज बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर इज अ मैग्नेटिक इंडक्शन. तो अब यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हो? बी की वैल्यू चेंज करके भी कर सकते हो, ए की वैल्यू चेंज करके भी कर सकते हो, और थीटा को भी चेंज करके भी कर सकते हो. So when the coil rotates, so theta changes, so magnetic flux changes. So जब coil rotate करती है तो इंडक्शन होगा. तो हमारे पास जनरेटर का कॉन्सेप्ट आ गया. coil rotate करती है ना उसके अंदर. एरिया में चेंज, एरिया को चेंज करेंगे तब भी हमारे पास फ्लक्स जनरेट होगा, और बी को चेंज करेंगे तब भी हमारे पास फ्लक्स जनरेट होगा. तो तीनों की वजह से फ्लक्स जनरेट होता है और तीनों की वजह से इंडक्शन ऑब्जर्व होगा. तीनों पे हमारे पास न्यूमेरिकल मिलेंगे. तीनों के ऊपर अलग एक एक हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एक एक इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हैं. क्लियर? Whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes, an EMF is induced in the circuit, and this induced EMF stays till magnetic flux is changing. As the change in magnetic flux stops, the induction effect stops. This is called first law. Second law, the amount of this induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Means the amount of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. This is the second law. If phi1 be initial magnetic flux and this phi2 be final flux in time t, then rate of change of magnetic flux will be how much? Final minus initial upon t. Am I right? So therefore, from second law of Michael Faraday, this induced EMF is directly proportional to this phi2 minus phi1 upon t. Clear? And if I remove the sign of proportionality, I can write is small k times of phi2 minus phi1 upon t, where k is the proportionality constant. Okay? Yes, sir. So experimentally, this k is 1. So
तो therefore E is equals to phi 2 minus phi 1 upon t. This E is equals to minus of d phi upon dt. I will write B. B stands for magnetic flux. Yes. अब यहाँ पे मैंने एक माइनस साइन यूज किया है. Yes, sir. सो माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन गिव्स द डायरेक्शन. वो इसलिए यूज किया गया क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ या जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, ये हमेशा जो कॉज है उसको अपोज करता है. मीन्स if the change in magnetic flux is such that it is increasing, so induced EMF will be in opposite direction in such a way that it will decrease it. इसी को लेंज लॉ भी बोलते हैं. अभी आगे समझाऊंगा मैं इसको एक्चुअली में क्या है. If a coil has n turns, so एक लूप की वजह से इतना चेंज हुआ, अगर n टर्न्स होंगे तो फ्लक्स उतने टाइम इंक्रीज हो जाएगा. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ n टाइम्स ऑफ d phi b अपॉन dt, माइनस ऑफ d ऑफ n into phi b upon dt. So this n into phi b is called number of flux linkage. तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी. चलो बाकी कल करते हैं. ठीक है. Thank you, sir.